हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। देखिए, आज मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। ठीक है, मैंने प्रेम्बल बैकग्राउंड वगैरह आपका पॉलिटी का इसमें करा दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हम पहुंचे हैं आज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आज इसको हम समझते हैं एक अच्छे तरीके से, ताकि ये जो हमारे आर्टिकल्स खासकर रहते हैं 2 और 3, अगर मैं इसकी बात करूं तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है हमेशा। ठीक है ना। अगर जान रहे हैं आप वो आर्टिकल पहले से तो अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे वो कंफ्यूजन कहां पे बनता है। नहीं जान रहे हैं देन मैं यहां इसलिए ही आया हूं तो आपको उस आर्टिकल में डिफरेंस बताने के लिए और कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं यहां यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसको समझने के लिए। देखिए, मैं अगर बात करूं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत क्या इस तरीके से बुलाया जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, शुरुआत में एक मैं बात कहूं तो कंफ्लिक्ट सा चल गया था इस नाम के लिए कि भारत या इंडिया क्या नाम रखा जाए। संविधान बन गया, आजादी मिल गई। ठीक है, आजादी मिलने के बाद संविधान भी धीरे धीरे बन चुका था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या फिर सभाएं भी होने लगी। ठीक है, फिर रेस्पॉन्सिबल हैंड्स में तो थी भाई, आ गई थी पूरी जिम्मेदारी, आ गई थी देश को चलाने की। लेकिन क्या हुआ, अब भारत अगर किसी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा है, किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई मीटिंग वगैरह हो रहा है, कोई समिट वगैरह हो रहा है, सो वो अपना नेम को एज ए क्या रिप्रेजेंट करेगा। सो ये बात को लेके क्या विवाद सा एक तरीके से छिड़ गया और दो गुट से बट गए एक तरीके से। कुछ वर्ग थे वो कह रहे थे कि जो ये कंट्री है, हमारी कंट्री है, उसका नाम एज अ भारत होना चाहिए, भारत होना चाहिए, क्योंकि ये एंसेंट नेम है और हम इंडिया के यहाँ के वासी हैं, हम भारत के शुरू से। सो जो पारंपरिक नाम है वही होना चाहिए, यानी भारत होना चाहिए। और कुछ वर्ग कह रहे थे नहीं, इसका नाम जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, जैसे जैसे आजकल क्या ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, उनका कहना यह था इसलिए इसका नाम इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि यूएन में भी इसको एज ए इंडिया ही रिप्रेजेंट करा गया था। ठीक है, सो कुछ इस तरीके के तर्क दिए गए थे दोनों तरफ से। लेकिन इसका फिर क्या हुआ, अब ये तो हो गई बात, क्या विवाद खड़ा हो गया, दो गुट से बट गए और इसमें हो गया विवाद कि भारत रखें या इंडिया रखें। सो इससे एक बीच का रास्ता निकाला गया, क्या, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आप देखेंगे आर्टिकल 1 में फिर ऐसे ही मेंशन है, क्या, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया और भारत दोनों नाम उसमें क्या इंक्लूड है इस तरीके से, ताकि दोनों की सहमति, दोनों जो गुट बटे थे उससे अब सहमत हो जाए। ठीक है, जो मॉडर्न टाइम वाले थे वो सोच रहे थे इंडिया रखा जाए, और जो एंसेंट का उनका फिलोसफी थी और समझ रहे थे, ठीक है ना, पारंपरिक भाषा को उसको ज्यादा दर्जा दे रहे थे, इसलिए उन्होंने भारत को चुना था, इस वर्ड को। ठीक है, तो ये तो रही बात, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इस तरीके से यहां पे ये वर्ड का यूज हुआ है। हम आर्टिकल अभी पढ़ेंगे, अभी मैं इसका बैकग्राउंड समझा रहा हूं थोड़ा सा। अब देखिए, भारत के लिए ये यूनियन ऑफ स्टेट का वर्ड यूज करा जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसमें दो अंतर हैं, इसको यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है और फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा जाता है। क्योंकि पहले तो यह भी बता दूं, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम भी है। ठीक है ना, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी ये सिस्टम है। ठीक है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके की क्या सिस्टम है, ये फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन इसको फिर भी यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा जाता है। देखिए, इसमें दो फर्क हैं, मैं बता दूं। अमेरिका को एक बताऊं, अगर इसमें देखा जाए, अमेरिका का जो हम देखें कंट्री, उसमें क्या है, अमेरिका की कंट्री फेडरेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। कारण क्या है, देखिए, अमेरिका के जितने भी स्टेट हैं सॉवरेन स्टेट कहलाते हैं। पहले मैं बता दूं, सॉवरेन स्टेट इसलिए कहलाते हैं, सपोज कर लिए, एक वेन डायग्राम से हल्का सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है, ठीक है, ये मान लीजिए पूरा पार्ट अमेरिका का है, ये यूनियन बॉडी है। ठीक है, और ये स्टेट, सॉवरेन स्टेट है।
ऐसे कई स्टेट हैं, कई, चलो ये समझाता हूं सही से, रुकिए रुकिए। ये मान लीजिए और भी स्टेट हैं, ये सभी स्टेट ही हैं, ये सॉवरेन स्टेट हैं, ये पूरा अमेरिका है, ये यूएस है, ठीक है, और ये जितने भी हैं ये स्टेट हैं। अब ये क्या है, ये है इसके अंदर, ये है इसके अंदर, लेकिन ये चाहे तो इससे बाहर भी निकल सकते हैं, ये चाहे, मतलब क्या, ये सॉवरेन है, ऑटोनॉमस है, ये अपना राइट खुद, ये हर चीज खुद कर सकते हैं अपने लिए, खुद नियम, ये इनका अपना क्या कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपना बना सकते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या, ये एकदम सॉवरेन है, तो इसलिए फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। लेकिन बात करूं अगर किसकी, यूनियन ऑफ स्टेट, जो हमारे भारत या इंडिया की बात करूं, उसको कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट। हम क्या हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं, ये रहा इंडिया, ये रहे और भी स्टेट, हम ये जुड़े हुए हैं, हम क्या, हम चाह के भी, मतलब स्टेट के चाह के भी यूनियन से या कंट्री से, ठीक है, यूनियन से अलग नहीं हो सकता है। सो यही फर्क है भारत और अमेरिका में, कॉन्सेप्ट लिया गया उनका, लेकिन देखिए फर्क क्या आ गया यहां पे, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। और यही कन्फ्लिक्शन पहले तो नाम का चल रहा था, नेम ऑफ कंट्री या टाइप ऑफ पॉलिटी, ठीक है ना, यानी नेम ऑफ कंट्री क्या है वो मैंने आपको बता दी, कन्फ्लिक्शन चल रहा था इस पे, और टाइप ऑफ पॉलिटी कैसी है, यूनियन ऑफ स्टेट उसको मानते हैं, ना कि कैसे फेडरेशन ऑफ स्टेट मानते हैं, इस तरीके का, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं यहां पे इस बात को लेके, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट, इसको बात को लेके भी कुछ बातें चल रही थी कि इसका नाम फेडरेशन ऑफ स्टेट ना रख के यूनियन ऑफ स्टेट रखा जा रहा है, तो इस पे डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने कुछ तर्क व्यक्त किया, क्या किया, क्या क्लैरिफाई किया, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, कंट्री एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल स्ट्रक्चर, अभी अभी मैंने बताया ये कंट्री हमारी क्या है, एक यूनियन है, एक यूनियन है, लेकिन चाहे उसका स्ट्रक्चर फेडरल क्यों ना हो, समझ रहे हैं आप, मतलब यूनियन मतलब जैसे कई स्टेट हैं, लेकिन वो स्टेट क्या है, वो स्टेट हमारी कंट्री से किसी और कंट्री को ज्वाइन नहीं कर सकते, या खुद में ऑटोनोमस सरकार नहीं बना सकते, ठीक है, वो हमारी कंट्री जो है, मेन कंट्री, मेन बॉडी जो है वो इंडिया है, इंडिया से जुड़े हैं, ठीक है, इंडिया चाहे तो वो स्टेट को खत्म कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, आधा कर सकती है, नाम बदल सकती है, ये तो आर्टिकल में हम अभी जानेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। सो वो जो मेन बॉडी है वो कौन है, वो यूनियन है, ठीक है, भले चाहे फेडरल स्ट्रक्चर का सिस्टम क्यों ना हो पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 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 जो कंट्री है वो कैसी है, यूनियन है, ठीक है। तो यही फर्क है यूनियन और फेडरेशन में, एक तर्क तो ये दिया इन्होंने, और दूसरा क्या बताया, इंडियन फेडरेशन इज नॉट एग्रीमेंट अमॉन्ग स्टेट्स, बिल्कुल जैसे अमेरिका की अगर बात करें, उनका ऑब्वियसली क्या है, एक तरीके का एग्रीमेंट है सॉवरेन स्टेट्स का, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरा कहलाता है सॉवरेन स्टेट को, सो इनमें क्या एक एग्रीमेंट है। लेकिन हमारे लिए क्या है, इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ एग्रीमेंट, भाई इंडियन फेडरेशन कोई स्टेट के साथ एग्रीमेंट नहीं है, मैं पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि क्या सीधी सी बात देखिए, क्या आप पश्चिमी बंगाल को बांग्लादेश में जा सकता है, नहीं जा सकता है, वो ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, वो सिर्फ अपने रीजन में, अगर वो सरकार है वो अपने रीजन में कुछ कार्रवाई कर सकता है, पश्चिमी बंगाल, ठीक है, लेकिन वो सीधा सीधा क्या कंट्री वाइज कहीं और नहीं जा सकता है, स्टेट बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि ये सब अथॉरिटी यूनियन के पास है और कोई एग्रीमेंट नहीं है, समझ रहे हो, इंडियन फेडरेशन इज नॉट एग्रीमेंट अमॉन्ग स्टेट, जैसे कि अमेरिका में। दूसरा, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम फेडरेशन, अभी बताया, स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है कि फेडरेशन से खत्म हो जाए या यूनियन से निकल ले, दूसरे कंट्री में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है ना, या अकेले रहें, ऑटोनोमस बॉडी बन के रहें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ना ही दिया है।
ठीक है, सो ये बात को थोड़ा सा किसने क्लियर करा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। दैट इज फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब क्या है फेडरेशन? क्या है? इज अ यूनियन। फेडरेशन एक्चुअली में क्या है? फेडरेशन ही फिर क्या है? वो यूनियन ही है, और ये कभी टूटेगी नहीं, इंडिस्ट्रक्टिबल है, कभी टूट नहीं सकती है, बेटूट है, अटूट है जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। यानी इंडिया क्या है? इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये बात है, समझ रहे हैं? इसलिए इंडिया भारत एज ए यूनियन कहा जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। और इसमें एक चीज और बताई अंबेडकर जी ने, क्या? द कंट्री इज एन इंटेग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासनिक कन्वीनियंस की वजह से क्या जो कंट्री जो है वो हमारी, वो एक्चुअली में क्या है? ये इंटेग्रल, एक जुड़ा हुआ है पूरा, जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, उनसे। और ये केवल और केवल क्या कन्वीनियंस की वजह से यहाँ पे क्या है? डिवाइड है, बाकी और कोई कारण नहीं है। एक नए नए स्टेट जो बने हैं ये 29, इस समय अगर बात करूं हमारे पास कितने 29 स्टेट हैं, और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज है ना, 8 यूटीज हैं। सो इस तरीके से हम क्या समझे? हमारी जो भारत है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। सो ये तो यहाँ पे फर्क समझा हमने, क्या कंफ्लिक्ट था इंडिया और भारत पे, ये समझा हमने, और क्या आर्ग्यूमेंट्स दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वो समझा। अब हम आते हैं आर्टिकल के बारे में, ठीक है, किस प्रकार से क्या आर्टिकल है, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो देखिए अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से आर्टिकल यहां पे क्या कह रहे हैं। जैसे कि पहला आर्टिकल क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए पहले आर्टिकल में बताया गया नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है, नाम, जैसे इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ इंडिया, नाम के बारे में मैं पहले से ही थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। इसमें 3 आर्टिकल हैं, उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं टेरिटरी ऑफ यूनियन का मतलब क्या बन रहा है, ठीक है। यानी भारत के टेरिटरी में क्या क्या पार्ट आ रहा है। देखिए टेरिटरी ऑफ स्टेट, जिसको आज हम नॉर्मली स्टेट कहते हैं, तो टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूटीज यूनियन टेरिटरी, और टेरिटरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। देखिए एट एनी टाइम का मतलब होता है जरूरी नहीं है उसी समय पे जो उसके पास टेरिटरी आ रही थी, जो एरिया उसके पास उस समय था वही वो क्या यूनियन कहलाएगा, वही सिर्फ इंडिया का पार्ट कहलाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब बना आर्टिकल, सो ये तब तक के लिए वैलिड है, कभी भी हमेशा के लिए, मतलब फ्यूचर में भी अगर सपोज लाइक पीओके अगर इंडिया ने एक्वायर कर लिया, ठीक है, बलूचिस्तान इंडिया ने एक्वायर कर लिया, सो वो सब पार्ट किसका कहलाएगा फिर? इंडिया एज ए यूनियन, समझे? इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब पूरा क्या यूनियन कहलाएगा, इंडिया का पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो ये सब बातें यहां पे हम समझ सकते हैं। यानी अगर आर्टिकल फर्स्ट की बात कहूं उसमें क्या लिखा है, केवल नाम के बारे में और क्या टेरिटरी में आता है, भारत की टेरिटरी में क्या चीज शामिल है, स्टेट हो गया, यूटीज होगी, या कोई और ऐसी टेरिटरी जो एक्वायर कर ली है उसके बारे में, ठीक है, उनके नामों के बारे में। तो ये कहां मेंशन है? आर्टिकल फर्स्ट में। इसके भी कुछ क्लॉज है, हम उसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है? 1 में यही कहा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये चीज हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये बताया गया है कहां? आर्टिकल 1 में। ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये बताया गया। अब आर्टिकल 1 और 2 में क्या आ गया? आर्टिकल 1-2 मतलब 1 के क्लॉज 2 में क्या कहा गया? द स्टेट एंड यूटीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। जो स्टेट है यूनियन ऑफ जो यहाँ टेरिटरी ऑफ स्टेट्स हैं, और दूसरा क्या यूटीज हैं, ये दोनों स्पेसिफिकली पूरी अच्छी तरीके से उनके नेम्स वगैरह अगर जहां देखा जाए, पूरा व्याख्या कहां पे करी गई है? शेड्यूल फर्स्ट में, ठीक है। शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, इनको बेहतरीन ढंग से ये बताया गया है। ये आर्टिकल 1 के क्लॉज 2 में ये कहा गया है,
ठीक है, ये मेंशन कहां पे, यूटीज जितनी है और यूनियन टेरिटरीज है उनको स्पेसिफिकली मेंशन कहां पे किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में। 12 शेड्यूल होते हैं जिसमें फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज और स्टेट्स जो हैं उनको मेंशन किया गया है। अब तीसरा 1.3 में क्या बताया गया, द टेरिटरी ऑफ स्टेट दैट इज स्टेट, सिंपली स्टेट, और यूटीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और यूनियन टेरिटरी जो फर्स्ट शेड्यूल में है मेंशन, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, और जो दूसरी टेरिटरी जो एक्वायर्ड है उनके बारे में व्याख्या कहां पे है, आर्टिकल 1.3 में। समझ गए, यानी तीन चीज है यहां पे। आर्टिकल 1 में क्या है, पहले में सिर्फ नाम के बारे में बताया गया, इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये बताया गया है। आर्टिकल 1 के 2 क्लॉज में क्या बताया गया, स्टेट और यूटीज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है उसके लिए बताया गया स्पेसिफिकली। अगर हमें देखना है यूटीज के बारे में तो कहां मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, ये बात बताई गई है, सिर्फ देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी गई है, ये बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 1.2 में। और आर्टिकल 1.3 क्लॉज में क्या बताया गया, जो यूटीज है, स्टेट है, मतलब टेरिटरी ऑफ स्टेट है, और जो भी एरिया एक्वायर्ड कर रहा है चाहे वो फ्यूचर में हो, हम कर लें जैसे अभी एलओसी का एग्जांपल दिया मैंने, बलूचिस्तान वगैरह का एग्जांपल दिया, तो उसको हम अगर एक्वायर कर लेता है इंडिया, तो वो सब किस में मेंशन रहेगा, उसका नाम और उसकी डिटेल्स वो किस में मेंशन रहेगा, फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, और ये सब कहां है, आर्टिकल 1.3 में है। ये सब कहां पे है, आर्टिकल 1.3 में बताया गया है। और यूटीज के बारे में कहां बताया गया है, वो बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। तो ये तो रही बात आर्टिकल की। ठीक है, ये तो रही बात आर्टिकल की। अब थोड़ी सी एक चीज मैं हल्की सी बता देता हूं, क्योंकि जब हम आर्टिकल टेरिटरीज को पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरी को सेपरेटली पढ़ेंगे सब, तब भी हम वहां पे एक अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, वहां क्या गवर्नमेंट है, कैसे वर्क करती है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे वर्ड चल रहा है टेरिटरी ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो इसको थोड़ा सा मैं डिस्टिंग्विश कर देता हूं यहीं पे, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। देखिए, पहले तो बता दूं हमारे पास कितने 29 स्टेट हैं या टेरिटरी ऑफ स्टेट, और आज के टाइम पे 8 यूनियन टेरिटरीज है। कौन कौन सी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं 2019 में। 370 धारा ध्यान होगा हटा दी गई तब। ठीक है, अगस्त 2019 में ये बिल पास किया गया। ठीक है, दोनों भवन में, लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, सो ये क्या, इसको क्या बना दिया गया, 2 टेरिटरी बना दी, यूनियन टेरिटरी, नॉट ओनली टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये पता है पहले ये क्या सेपरेट हुआ करते थे, इनको भी क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, सेपरेटली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लक्षद्वीप, ठीक है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये क्या है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 29 स्टेट है इस समय। अगर रिसेंट की बात करूं, मैं एक मैप डाल दूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, हालांकि उम्मीद है कि आपको पहले से पता हो, नहीं पता होगा तो यहां पे समझ लेते हैं। अब देखिए, मैं बता रहा था पहले, जब ये आ गया 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हमारे पास कितनी है, 8 है इंडिया के अगर बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें क्या फर्क है स्टेट और टेरिटरीज में, देखिए अगर मैं बात कहूं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यहां पे, स्टेट में क्या है, अगर स्टेट कैसा, इसके पास सेपरेशन ऑफ पावर है। स्टेट अपने कुछ लॉ, उसके पास अधिकार है, वो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वो लॉ कानून वगैरह बना सकता है। लेकिन बात करूं अगर यूनियन टेरिटरीज की, वो अपने टेरिटरी के अकॉर्डिंग लॉज वगैरह नहीं बना सकता है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेट करता है किसके द्वारा, वो किसके द्वारा, सेंट्रल के द्वारा। ठीक है, इसके ऊपर गवर्निंग बॉडी कहें या अपर बॉडी, वो कौन सी है, वो सेंट्रल है। मेन बॉडी इसके ऊपर कौन है, सेंट्रल है। हम इसको अच्छा से डिस्कस करेंगे। यानी ये सेंट्रल बॉडी है और ये सेपरेशन ऑफ पावर इसमें अलाउड है, यानी ये अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है, सेंट्रल भी वर्क करता है। ठीक है ना, सेंट्रल अलग और ये अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अलग, लेकिन ये अपने यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर इसको कोई अमेंडमेंट, कुछ लॉ पास करना है, देन उसके लिए क्या भाई, सेंट्रल की अनुमति के बगैर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो यहां पे ये क्या है, सेंट्रल इसके सुपीरियर है। तो ये फर्क रहता है यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में। इसलिए हमारे पास यहां पे इंडिया में कितने 29 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज। वो तो अभी हम समझेंगे
कैसे कितनी रियासतों को मर्ज कर दिया गया और लास्ट में क्या ये बन चुकी हैं आज 29 स्टेट। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा भी जाते हैं, आपको पता होगा कौन, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। सो ये तो रही स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिफरेंस, और ये इतनी है, ध्यान रखना। अब एक और चीज बता दूं, बीइंग अ सोवरेन स्टेट, सोवरेन मीन समझ ही रहे हैं, मैंने बताया था इससे पहले प्रीम्बल में भी, इंडिपेंडेंट बॉडी जो अपने डिसीजन खुद ले सके। ये किसकी बात हो रही, बीइंग अ सोवरेन स्टेट मींस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया, भारत, उसकी बात हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज। यहां पे एक बात और बता दूं, यहां पे क्या लिखा है, ये जो हमारा इंडिया है वो सॉवरेन स्टेट है, इंडिपेंडेंट है, दैट मींस क्या, हम फॉरेन टेरिटरी को भी एक्वायर कर सकते हैं और करी हैं भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करी है, करी भी हैं, चाहे वो कौन सा मोड हो, जैसे सेशन हो, यानी कोई ट्रीटी करके, लीज पे, ठीक है, एज अ गिफ्ट, ठीक है, तो इस तरीके से, और चाहे कंक्वेस्ट करके, ठीक है। तो ये सब क्या मेथड है, इनसे हम फॉरेन टेरिटरी को भी अपने इसमें इंडिया में, भारत में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर हमें गिफ्ट दे रहा है एज ए पार्ट अपना कंट्री का, मोस्ट वेलकम, ले लेंगे हम। पाकिस्तान दे दे, बलूचिस्तान, ले लेंगे हम, है नहीं देगा तो भी छीन लेंगे हम, सो कंक्वेस्ट हो जाएगा, तो उसको क्या हम मर्ज कर लेंगे हमारे पार्ट में, ठीक है ना, क्योंकि हम सॉवरेन स्टेट हैं। तो वैसे ही क्या, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, सिक्किम, पुडुचेरी, ये सब क्या करे गए हैं, शामिल कर लिए गए हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा सेपरेटली डिस्कस करूंगा, सिक्किम को कैसे इंडिया में जोड़ा गया, फिर दादर नगर हवेली पोर्टुगीज के अंडर में था, तो गोवा वगैरह इन सबको कैसे फिर इंडिया में शामिल किया गया, ठीक है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये रही क्या, आर्टिकल फर्स्ट। उम्मीद है आपको आर्टिकल फर्स्ट को अच्छा से समझ में आया होगा, मैंने अपनी बहुत बेस्ट दिया है समझाने, ठीक है। सो आर्टिकल फर्स्ट में कुछ नहीं, जस्ट नाम और टेरिटरी क्या है उनको समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट आर्टिकल को समझते हैं। हाँ तो देखिए, फिर अब हम आ गए हैं किसमें, आर्टिकल 2 में, ठीक है। आर्टिकल 1 को हमने समझ लिया, जिसमें नाम और टेरिटरीज ऑफ स्टेट उनका मेंशन है, ठीक है। और टेरिटरीज किसमें मेंशन है, यूटीज की अगर बात करूं तो फर्स्ट शेड्यूल में। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ध्यान से समझेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 में हो जाता है, इसलिए मैं आर्टिकल 2 को समझाऊंगा, सो थोड़ा सा ध्यान से समझे, ठीक है। देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है, ये क्या देता है, पावर प्रोवाइड करता है किसको, पार्लियामेंट को, ताकि वो क्या, दो पावर है इसमें, दो पावर है, एक क्या है, पावर टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब दूसरा क्या है, पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट। एक तो क्या कर सकता है, नए स्टेट का एडमिशन कर सकता है, लाइक मैंने बताया अभी, उसको क्या, जैसे कि एलओसी हो गया, या दूसरा स्टेट हो गया जैसे बलूचिस्तान हो गया, ठीक है। सो उसको क्या कर सकता है, वो अपने पार्ट में शामिल कर सकता है, ठीक है, ध्यान करना, उसको क्या अपने पार्ट में शामिल कर सकता है। और दूसरा क्या है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट ही बना सकता है, ठीक है, नया स्टेट ही बना सकता है। लेकिन इन दोनों आर्टिकल में एक बात आप गौर कर लें कि ये जो आर्टिकल है वो बात हो रही है किसके लिए, ये जो स्टेट का फॉर्मिंग होगी, स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट है या स्टेट का एडमिशन है, ये कहां से लेगा, ये अपने स्टेट से नहीं, मतलब अपने कंट्री, विद इन अपने कंट्री की बात नहीं हो रही है, ये कहां हो रही है, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड यूनियन ऑफ इंडिया या आउटसाइड इंडिया। जैसे सिक्किम के बारे में अभी एग्जांपल मैं समझाऊंगा, क्योंकि सिक्किम क्या था, पहले पार्ट नहीं था, पहले पता प्रिंसिपल स्टेट्स भी अलग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कितना 500 से ज्यादा रियासतें थी उनको जोड़ करके स्टेट बनाया। सो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि क्या हो गया, मतलब यानी कोई नया स्टेट हम अपने इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसी इंडिया वाले स्टेट को तोड़ के नहीं, ध्यान रखना, इंडिया में कोई स्टेट है उसको तोड़ के, मरोड़ के या बड़ा करके छोटा करके नहीं, ये बात मैं कहां की कर रहा हूं, आउटसाइड, मतलब बाहर की कंट्री से मैं ले सकता हूं कोई
पार्ट किसी कंट्री से, सो वो क्या होगा मेरा, वो तब मैं ये आर्टिकल 2 में मानूंगा। ये मेरे पास पावर है, किसके पास, मेरे से मतलब कहने का मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो नया स्टेट को अपने यूनियन ऑफ इंडिया में क्या रख सकती है, एडमिट कर सकती है। और दूसरा क्या, बना भी सकती है, स्टेब्लिश भी कर सकती है, स्थापना भी सीधा सीधा कर सकती है नए स्टेट की, ठीक है ना। तो ये बात समझना, ये होती है बात आउटसाइड इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया का मतलब बाहर क्रिएट नहीं करना, लेकिन बाहर से लेना। और आर्टिकल 3 को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे जितना भी क्रिएशन हो रहा है, ठीक है, वहां पे जो भी स्टेब्लिशमेंट हो रही है, ठीक है ना, विद इन कंट्री हो रही है, यानी एक स्टेट को बढ़ाना हुआ, उसका नाम बदलना हुआ, उस स्टेट को घटाना हुआ, ठीक है, स्टेट का डिवीजन हुआ, सो वो सब किस में हो रही है, वो विद इन कंट्री हो रही है, और ये आउटसाइड कंट्री हो रही है। इतना फर्क है, ठीक है ना, इतना फर्क है, तो ध्यान रखना। यानी आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स पावर टू पार्लियामेंट, दैट इज टू काइंड्स ऑफ पावर, जिसमें पहला क्या है, पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, अनदर द पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है, यानी स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट और एडमिशन न्यू स्टेट टू यूनियन ऑफ इंडिया। ये दो बातें यहां पे हम ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 2 के बारे में कह रहा है, ठीक है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं आर्टिकल आपको याद करवा दूंगा, मेरे हिसाब से आप पढ़ेंगे तो। दूसरा, अब यहां पे मैंने बताया था जैसे सिक्किम है, सिक्किम के बारे में कह रहा था, डिस्कस करेंगे, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, कैसे ये इंडिया में मर्ज हुआ, ठीक है, कैसे इंडिया में मर्ज हुआ। देखिए, मैं अगर बता दूं 1974 से पहले पहले क्या था, जो सिक्किम धीरे धीरे क्या था, पहले जब ब्रिटिशर्स चले गए थे यहां से, पहले ये किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। यानी ब्रिटिशर्स ने इसको क्या दर्जा दिया था, मैं बता दूं आपको, प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया था। प्रोटेक्टोरेट स्टेट क्या होता है, मतलब इसके पास, सिक्किम के पास ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, राइट है इसके पास कुछ अफेयर वगैरह करने का फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, लेकिन ये क्या किसके कंट्रोल में है, ये कंट्रोल में किसके है, मेनली ब्रिटिश के कंट्रोल में है। पूरी तरीके से कहा जाए तो ये ऑटोनोमस नहीं भी था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स चले गए, सो ये पार्ट एक तरीके से हालांकि इंडिपेंडेंट ही था, लेकिन इंडिया के लिए क्या, फिर ये क्या करता था, इसको जब कहा गया कि इंडिया में शामिल हो, तो नहीं, इसने क्या माना, इसने भी यही माना कि ये ऑटोनोमस अब इंडिपेंडेंट ही रहेगा अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के या अपने समाज के लिए, ठीक है। सो इसने अकेला रहना ही माना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इसको कहीं ना कहीं फिर क्या हुआ, जरूरत लगने लगी। इसको लगा कि मैं एक छोटा सा कंट्री हूं, तो छोटी सी कंट्री का मतलब क्या हो गया, कहीं अटैक होने के चांसेस हैं, चाइना, ठीक है, या दूसरी कंट्री कहीं कब्जा ना कर ले। और तीसरा, अपने लोगों के लिए क्या वो पार्लियामेंट्री सिस्टम एडॉप्ट करके क्या सिक्किम के लोगों के लिए फिर क्या क्या फायदा हो सकता है, इस तरीके की क्या स्कीम बन सकती है। लेकिन ये छोटा सा राज्य, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, वहां का रीजनल कंडीशन उस तरीके की नहीं है जो वहां का रेवेन्यू भी कलेक्शन अच्छा हो सके, इसलिए इनको लगा कहीं ना कहीं इन्हें किसमें शामिल होना चाहिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में इनको शामिल होना चाहिए, ठीक है। सो 1974 में इन्होंने एक क्या पास करा, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974, ध्यान रखना, सिक्किम असेंबली में इन्होंने पास करा कि क्या, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 की बात कर रहा हूं। तो ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे क्या कि हम किसका पार्ट बन जाए, हम इंडिया का अब हिस्सा बन जाए, ठीक है। सो हम क्या बन जाए, इंडिया का हिस्सा बन जाए। लेकिन इसके लिए मैं एक और बात बता दूं, इसमें क्या हुआ था, पहले तो इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट कहलाया जाता था, ठीक है ना, यानी इंडिया का हिस्सा बनने से मेरा मतलब क्या हो गया, यहां पे पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, उन्हें क्या एक पॉलिटी में हिस्सेदारी, पॉलिटिकल, उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में हिस्सेदारी दे दी जाए सिक्किम को, ठीक है ना। अब वो इंडिया में शामिल होने जा रहा था, सो उसको क्या राइट्स मिल जाए। लेकिन सिक्किम क्या करता था, जैसे फॉरेन डेलीगेट, अगर फॉरेन में जाता था तो अपने डेलीगेट्स भेजता था,
अगर ये इंडिया में आ गया तो इसको इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, इंडिया का झंडा वगैरह फहराना चाहिए था, लेकिन ये कई बार क्या होता था, ये अपने सिक्किम का फ्लैग को फहराता था वहां पे, सिक्किम के फ्लैग को दिखाता था वहां पे। सो ये बात क्या एक तरीके से इंडिया के रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या वो साबित नहीं हो रही थी, ये फिर यानी अपना ऑटोनोमस दिखा रहा था, फिर अपनी बॉडी दिखा रहा था ये सिक्किम, ठीक है। सो क्या हुआ फिर इसमें, क्या हुआ इंडिया ने सोचा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर इनको इंडिया के पार्ट में शामिल होना है तो इनको पूरे इंडिया के नियम कानून और कायदे सब मानने पड़ेंगे। यानी अब लाया गया 35वां संवैधानिक संशोधन या 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये किस में लाया गया, इंडियन पार्लियामेंट में। क्या लाया गया, इसके तहत क्या बताया गया, सिक्किम को जोड़ लिया गया, लेकिन सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट का एक दर्जा दे दिया गया। अब देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया, पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, फिर कॉन्सेप्ट आया एसोसिएटेड स्टेट आ गया। सो यहां पे क्या रहा, यहां पे एक मैटर ऑफ डिस्कशन एक जनरेट हो गया कि इस तरीके से ही हर स्टेट को अगर एक नया स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा तो और भी स्टेट हैं, सो वो क्या करेंगे, वो भी डिमांड करेंगे फिर इस तरीके की। सो ये क्या हुआ, बाद में इसको फिर माना नहीं गया, इस संवैधानिक संशोधन को नहीं माना गया और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फिर लाया गया, 1974 की ही बात हो रहा है। तो उसमें क्या किया, सिक्किम को फिर क्या एज ए क्या कर लिया, एज ए यूनियन ऑफ इंडिया का स्टेट बना दिया। अब सिर्फ क्या फुल्ली क्या बना दिया गया, पूरा तरीके से सिर्फ स्टेट, ना ही एसोसिएट ना ही प्रोटेक्टोरेट। अब क्या वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का एक पार्ट है, इंडिया का एक स्टेट है, इंडिया का एक राज्य है। सो ये रही कहानी किसकी, सिक्किम की। सिक्किम इस तरीके से मर्ज हो गया। लास्ट कब, 26 अप्रैल 1975 में, 26 अप्रैल 1975 में, ध्यान रखना। अब इसमें और एक और चीज बता दूं मैं, इसमें क्या हो, स्पेशल प्रोविजन भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 371F, ध्यान रखना 371F के लिए, एफ में इसको सिक्किम स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। किसको, सिक्किम को। देखिए कारण क्या था, क्योंकि सिक्किम की जलवायु से लेके वहां का वातावरण सब कुछ डिफरेंट है एज कंपेयर टू हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है या और दूसरे पार्ट है, क्योंकि वहां का जो रीजन कैसा है, सिस्मिक जोन रीजन है, वल्नरेबल रीजन है, और ज्यादा ऐसा रीजन है जहां पे रेवेन्यू का कलेक्शन भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहां पे स्कीम्स वगैरह बहुत ज्यादा अडॉप्ट करना मुश्किल है। सो इसलिए क्या वहां पे स्पेशल प्रोविजन का दर्जा दिया गया। स्पेशल प्रोविजन में क्या होगा, अगर वहां पे कोई स्कीम करी जा रही है इंप्लीमेंट, तो उसमें क्या जो स्टेट अपना शेयर देगा वो अप्रोक्स 10% देगा, बाकी सेंट्रल 90% वहां पे फंडिंग करेगा। तो ये हो गया स्पेशल प्रोविजन। या और भी मामले हो गए, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो गया, उस केस में वो हेल्प करेगा सेंट्रल मैक्सिमम। सो ये सब स्पेशल प्रोविजन के तहत उनको ये दर्जा दिया गया है आर्टिकल 371F में। ठीक है, तो ये रही बात आर्टिकल 2 की। समझ गए हम, पहले वाले आर्टिकल में जस्ट नाम मेंशन है, ठीक है। दूसरे वाली आर्टिकल में क्या बताएगा, पावर ऑफ पार्लियामेंट, कैसे वो नया स्टेट को ऐड कर सकता है, ठीक है ना, कैसे वो अपने पार्ट में ऐड कर सकता है या नया स्टेट स्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन आउटसाइड कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री से ही लेके अपनी ही कंट्री में कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता है। तो ये बात हुई आर्टिकल 2 की। नेक्स्ट स्लाइड, आर्टिकल 3 को समझते हैं। हाँ तो देखिए अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 3 में। देखिए आर्टिकल 2 को हमने समझ लिया था, अब आर्टिकल 3 क्या कहता है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 3 में भी कुछ पावर है, लेकिन आर्टिकल 2 की अगर बात करूं उसमें पावर जो दी गई थी, चाहे वो किसकी हो, स्टेब्लिशमेंट की हो, चाहे एडमिशन की हो एक नए स्टेट की लिए, ठीक है, लेकिन वो किसके लिए थी, वो आउटसाइड कंट्री से ले सकता है, ना कि विद इन कंट्री। यहां पे बात आती है विद इन कंट्री, मतलब इंडिया के भीतर में ही क्या, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। मतलब क्या हो गया, कोई भी नया स्टेट बना सकता है
ठीक है, बाउंड्री की, टेरिटरी की, ठीक है, बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, चाहे वो क्या कर सकता है, जोड़ सकता है दो या दो से अधिक स्टेट को, तब एक स्टेट बना सकता है, और पार्ट्स ऑफ स्टेट, कई पार्ट करके बना सकता है, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, किसी भी टेरिटरी को जोड़ के भी बना सकता है। यानी कुल मिला के यहां पे क्या कह रहा है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो क्या नया स्टेट को क्या कर सकता है, कैसे बना सकता है, चाहे वो सेपरेट कर दे, नया स्टेट को तोड़ दे, चाहे नई टेरिटरीज को मिला के बना ले, ठीक है ना, या फिर एक से दो से ज्यादा स्टेट को जोड़ दे, जैसे मध्य प्रदेश जोड़ दो, और जोड़ दो भाई यूपी, बना दिया एक नया स्टेट। ये क्या है, इसके पास पावर है पार्लियामेंट के पास, ठीक है, या फिर यूपी से तोड़ दो, जैसे उत्तराखंड को अलग कर दिया, तो ये क्या है, ये पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। और ये आर्टिकल 3 में मेंशन है, ध्यान करना है, ये विद इन स्टेट, विद इन कंट्री की बात हो रही है, वहां पे जो भी चेंजेस ला रहा है। एक तो बात ये आ गई, क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, बना सकता है न्यू स्टेट, चाहे वो तोड़ के हो, मरोड़ के हो, एक से ज्यादा स्टेट को जोड़ के हो, ठीक है ना। तो पहला हुआ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट को बनाना। दूसरा, इंक्रीज कर सकता है उसका एरिया, मतलब इंक्रीज कहां से करेगा, ऑब्वियसली दूसरे स्टेट से थोड़ा सा एरिया ले लेगा, ऐसा ही होगा, और कहां से, हवा से थोड़ी इंक्रीज कर लेगा। सो इंक्रीज भी कर सकता है किसी स्टेट का एरिया, डिमिनिश मींस डिक्रीज भी कर सकता है किसी का एरिया, ऑल्टर बाउंड्रीज भी कर सकता है, बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकता है, ऑल्टर नेम, नाम को भी क्या चेंज कर सकता है, नाम भी बदल सकता है, यूपी का कुछ और नाम रख दे, ठीक है ना। वैसे ही जैसे क्या करती है यूपी सरकार, हमारी योगी सरकार ने कई जगह का नाम चेंज कर दिया ना, तो वो तो रही बात किसकी, स्टेट में, उनके पास अथॉरिटी है, वो अपने विद इन बाउंड्री में क्या चेंजेस ला सकती है, ठीक है। तो ये बात हो रही है किसकी, पार्लियामेंट की, उन्हें तो डिस्ट्रिक्ट में चेंज करा, ये बात हो रही पार्लियामेंट की, ये स्टेट में क्या चेंज कर सकते हैं, ये इनके पास अथॉरिटी है, किनके पास, पार्लियामेंट के पास। अब इसमें चेंज करने के लिए अगर ये चीज पूरी उनको इंप्लीमेंट करना है, जैसे एक नया स्टेट बनाना है, या बाउंड्री बढ़ानी है या घटानी है किसी स्टेट की, ठीक है, या नाम बदलना है, ठीक है, या बाउंड्री को ऑल्टर करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए क्या दो कंडीशन है, क्या है, दो कंडीशन। एक, पहला क्या है, देखिए एक पूरा प्रोसेस है, पहला क्या, रिकमेंडेशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रायर रिकमेंडेशन किसका लगेगा, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायर होगी यहां पे बिल पेश करने के लिए, ठीक है। दूसरा, बिफोर रिकमेंडेशन, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन आस्क स्टेट लेजिस्लेचर, यानी वो जिस भी स्टेट से जो भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट जहां भी वो चेंज कर रही, जिस स्टेट में कर रही, उसके प्रेसिडेंट के पास क्या, उसके प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या अधिकार है, वो स्टेट लेजिस्लेचर से एक उनकी सलाह ले सकता है कि आप इस विषय में कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ज्यादा चेंजेस कुछ करने बोले हम वो नहीं करेंगे, वो तो खैर डिपेंड करता है वो प्रेसिडेंट पे, ठीक है ना। हालांकि इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का एक तरीके से कोई भूमिका नहीं है, पार्लियामेंट खुद क्या कर सकता है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर इन केस बात करूं किसकी, स्टेट में, ये तो स्टेट में क्या कर रहा है, एटलीस्ट पूछ रहा है, कौन, प्रेसिडेंट एटलीस्ट पूछ रहे हैं स्टेट से, लेकिन यूनियन टेरिटरी में कोई रेफरेंस ही की जरूरत नहीं है, चेंज करना है कुछ नाम कर दो, बाउंड्री ऑल्टर करनी है कर दो, कुछ भी करना है कर दो, ठीक है ना, कुछ भी करना है कर दो, समझ गए। यूटीज में कुछ ऐसा नहीं, किसी का रेफरेंस लेने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे दो बातें हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे इंडिया और यूएसए को कंपैरिजन करके, ठीक है।
पहले ये बता दूं, आर्टिकल 3 समझ में आया होगा और 2 भी समझ में आया होगा। दोनों में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले मैं बता दे रहा हूं। 2 बात करता है आपकी किसकी, 2 आर्टिकल बात करता है आउटसाइड कंट्री से हम अगर कुछ क्या कर रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं कोई स्टेट या एडमिट कर रहे हैं कोई नया स्टेट, तो वो आउटसाइड कंट्री से ले रहे हैं, ठीक है। और यहां आर्टिकल 3 में क्या बात करता है, आर्टिकल 3 में बात करता है हम विद इन स्टेट, विद इन कंट्री, वहां पे जो भी चेंजेस ला रहे हैं, चाहे नया स्टेट बनाना हो, इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, बाउंड्री ऑल्टर करना हो या फिर नाम में बदलाव, सो ये आर्टिकल 3 में आता है, बिल्कुल यहां बैठा लेंगे। और पहला आर्टिकल क्या कर रहा था, सिर्फ नाम के बारे में, सिर्फ उसमें नाम और क्या स्टेट है, टेरिटरी ऑफ यूनियन हमारी क्या है, उसको बस डिस्क्राइब कर रहा था, ठीक है, टेरिटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। सो ये तो रही 1, 2, 3 आर्टिकल हमने समझ लिए, और इन्हें इंप्लीमेंट कैसे करना है वो बता दिया। प्रेसिडेंट के बिना रिकमेंडेशन से ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। और स्टेट के केस में वो पूछ सकता है, एडवाइस ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो पूछ सकता है। आपको कुछ सलाह देना है, हम नाम चेंज कर रहे हैं, अगर देना चाहते हो तो बता दो, लेकिन मन हमारा है, हम नहीं मानेंगे। अगर नाम में कुछ चेंज कराना है तो ज्यादा में ज्यादा स्पेलिंग करवा सकते हो, बाकी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस बता दे रहे हैं हमने बना ली है ये स्टेट, ठीक है, अब हम इसको जोड़ के रहेंगे। तो ये प्रेसिडेंट है, वो ऐसा कर सकता है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट का ये समझ लिया। और ध्यान रखना, अभी मेजोरिटी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये कौन से मेजोरिटी से होगा, सिंपल या आपका स्पेशल मेजोरिटी से होगा। सो ध्यान रखना, अभी हल्का सा बता दे रहा हूं, ये सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, समझे, 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये रही सदन में जो 50% +1 जनसंख्या अगर बन जाएगी, मतलब वहां की ऑडियंस बन जाएगी, जो भी है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में, सो उसी के फेवर में हो जाएगा पार्लियामेंट का ये बिल पास, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से होता है, ध्यान रखना। उसके बाद हाँ, अब मैं क्या बता रहा था, यहां पे 2 बातें बता रहा था। देखिए, पार्लियामेंट कैन डू एवर विदाउट द स्टेट कंसेंट ऑल्सो, मैंने अभी अभी बताया, उसको जरूरत नहीं स्टेट से, राष्ट्रपति ने चलो पूछ लिया, मन है पूछ लिया, नहीं मन है वो नहीं पूछेगा, हाँ समझे, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, वो जरूरी नहीं हो, चेंज करना चाहता है बस रिकमेंडेशन ले लेगा प्रेसिडेंट का, ओके चल दो, अब कर दो चेंज, नाम चेंज कर दो, बाउंड्री बढ़ा दो, छोटी कर दो, जो करना है वो सिर्फ अपने तक सीमित है। स्टेट को आखिर में पता चला अब ये क्या हो गया लास्ट में पता चलेगा। तो ये क्या है, विदाउट स्टेट कंसेंट भी वो क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, इसको समझ लेना, ध्यान रख लेना, पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर विल, अपनी मर्जी से क्या कर सकता है पार्लियामेंट, भाई पसंद नहीं आ रहा है इस तरीके का मैप, वो अपनी तरीके से ड्रॉ कर सकता है मैप, ध्यान रखना, अपने तरीके से क्या कर सकता है पार्लियामेंट, मैप को भी ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हम लोग समझ गए। उसके बाद अब एक और चीज बता देता हूं। देखिए, इंडिया को फिर यानी कैसे डिस्क्राइब करा जा सकता है, अगर इसके अनुसार जो यहां पे ये आर्टिकल 3 बन रहा है, इंडिया को क्या डिस्क्राइब करा जा सकता है। हम जान रहे हैं इंडिया क्या है, इंडिया के विद इन स्टेट आ रहे हैं, ठीक है ना। और वो स्टेट कैसे हैं, वो स्टेट हमने ऐसे बनाए हैं, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट बनाए हैं हमने, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट बनाए, जैसे कि अमेरिका में क्या हो गया, वो स्टेट सॉवरेन स्टेट है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने अपने लॉ बना सकते हैं, और ये सॉवरेन स्टेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे बाध्य नहीं है, ठीक है, वो एग्रीमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम लोग कोई एग्रीमेंट के थ्रू नहीं जुड़े हुए हैं, जो स्टेट और हमारे यूनियन की बात करूं तो
वो कैसे हैं? ये शुरू से ही इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में नियम ही बना दिए गए हैं कि आर्टिकल फर्स्ट में ही कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत क्या एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, मतलब वो अलग नहीं हो सकता है किसी कीमत पे। इसलिए इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। समझ गए? इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब क्या? जिसको टूटा ना जा सके, ये वैसा यूनियन जिसको तोड़ा ना जा सके, लेकिन इसमें डिस्ट्रक्शन हो सकता है। किसका? स्टेट को। स्टेट को हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, लेकिन यूनियन को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। ये किसकी बात है? इंडिया के केस में। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए में भाई यूनियन तो इंडेस्ट्रक्टिबल है, लेकिन जो सॉवरेन स्टेट हैं वो भी इंडेस्ट्रक्टिबल है। इसलिए यूएसए का कॉन्सेप्ट क्या है? एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट। और इंडिया का क्या है? एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। आया समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 3। उम्मीद करता हूं आर्टिकल 3 भी आपको एक बेहतरीन ढंग से अच्छा से समझ में आ गया होगा। और मैं साथ में यहां जो कुछ कोशिश करता हूं फोटोग्राफ या मैप डालने की, ताकि आपको समझ और अच्छा से आए। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल इसको समझते हैं। आर्टिकल 4, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो देखिए अब क्या है हमारे पास, आखिरी आर्टिकल है इसका, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का आर्टिकल 4। ठीक है, हमें एक चीज बताना यहां भूल गया था कि ये पार्ट 1 में आता है, ध्यान रखना। 22 पार्ट्स हैं, ठीक है, 22 पार्ट्स हैं। हमें पता है 395 आर्टिकल्स बन रहे हैं, वैसे तो 495 प्लस आर्टिकल्स हैं, और साथ ही साथ क्या 12 शेड्यूल है, ठीक है ना। और बस ये याद रखना, एक प्रीएम्बल है। यही है, पार्ट्स हो गया, आर्टिकल हो गए, और प्रीएम्बल हो गए, और शेड्यूल हो गया, बस। तो अब क्या रहा यहाँ पे, इस पार्ट 1 में 1 से 4 आर्टिकल आ रहे हैं, 3 हमने कवर कर लिया। अब 4 क्या कह रहा है, आर्टिकल 4, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए 1 में आ गया नाम, ठीक है, नाम के बारे में मेंशन है, टेरिटरी ऑफ स्टेट क्या है उनके बारे में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद किस में आ गई बात, आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में क्या है, फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से वो क्या कर सकता है, स्टेट बना सकता है लेके, या नया स्टेट स्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 3 में क्या कहता था भाई, वो विद इन अपनी ही कंट्री में, चाहे वो चेंज करना हो, इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, नया स्टेट बनाना हो, ठीक है, चाहे वो बढ़ा के, 2 को जोड़ के, चाहे घटा के, आधा करके, जैसे करके स्टेट के बीच में, तो वो क्या कर सकता है, चाहे नाम हो, कुछ भी हो, तो वो क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। वो हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा था। अब आर्टिकल 4 में क्या होता है उसको जान लेते हैं। देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये अमेंड नहीं हो सकते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 368। इसको अगर अमेंडमेंट करना है हमें आर्टिकल 2 और 3 में, तो उसके लिए कहां पे हमें अंडर आर्टिकल 368 कोई अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, वहां से नहीं होगा। ये कहां से होगा, अगर ये करना है हमें खुद ब खुद, ये इसी के अंडर माना जाएगा। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 2 और 3 इज विद इन आर्टिकल 4। कैसे होगा, सिंपल मेजोरिटी के साथ और ऑर्डिनरी पार्लियामेंट्री प्रोसेस या लॉ प्रोसेस के साथ। सिंपल मेजोरिटी अभी बताया था मैंने, क्या था, 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, कोई से भी हाउस में, लोकसभा, राज्यसभा। और ऑर्डिनरी जो लॉ प्रोसेस कह लो या ऑर्डिनरी बिल प्रोसेस क्या होती है, ये कि कैसे कोई बिल प्रस्तुत करते, जैसे मनी बिल होता है, ठीक है, और ये ऑर्डिनरी बिल हो गया। कोई भी इसे कोई भी मेंबर, चाहे वो इसका हो, आपका लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, और किसी भी हाउस में इसको पेश करा जा सकता है। जैसे मनी बिल की तरह नहीं है, उसको पहले किसमें, मनी बिल अगर हम पढ़ेंगे आगे, तो मनी बिल को ऑब्वियसली किसमें प्रस्तुत पहले ही करना होता है, वो लोकसभा में, ठीक है। लेकिन इसके केस में चाहे इसको राज्यसभा में प्रस्तुत करो पहले, चाहे लोकसभा में पहले प्रस्तुत करो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना, सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाता है। रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की लगती है, और प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट से एक बार क्या कर सकता है, पूछ सकता है सही है ये हमने इस तरीके से चेंजेस ला रहे हैं या नाम बदल रहे हैं या दो स्टेट को जोड़ के एक स्टेट बना दे रहे हैं, खुश हो नहीं हो, तो एक क्या कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर से वो पूछ सकता है बस, और कुछ नहीं। लेकिन वो बाध्य नहीं है कि स्टेट की बात को माने या स्टेट उस पर हावी हो जाए, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसा मेंशन नहीं है। क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया, हमने अभी तक शुरू से यही तो पढ़ के आ रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये आर्टिकल रहा 4, आ गए होगा उम्मीद करता हूं समझ में आर्टिकल 4 भी। अब इसी से रिलेटेड एक केस है बेरूबारी केस, जो नेहरू नून एग्रीमेंट के लिए मशहूर है। इसको मैंने आपका यहां पे नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने इसकी स्लाइड ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहां पे बेरूबारी केस को मैंने अच्छा से लिख के एक्सप्लेन करा है। उस केस को आप वहां पे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं एक्चुअली में कैसे ये केस आर्टिकल 2 रिलेट है इस केस से, ठीक है। क्योंकि यहां पे बात हो रही थी क्या, ईस्ट बंगाल की, जिसको आज ईस्ट बांग्लादेश जिसको कहते हैं, आज क्या ईस्ट पाकिस्तान उस समय था, आज बांग्लादेश कहते हैं, तो उसकी बात हो रही थी। और इंडिया एक बेरूबारी रीजन था, उसको लेके विवाद था। हल्का सा बताऊं तो एक मुस्लिम रीजन था, ये कूच बिहार एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में। तो ये जो रीजन कैसा था, एंक्लेव कहते हैं। एंक्लेव मैं समझा दूं, जैसे ये एक हमारा मान लेता हूं, ठीक है, ये मान लेता हूं इंडिया का पार्ट है और ये हो गया बांग्लादेश, ध्यान रखना ये हो गया बांग्लादेश। सो इंडिया का पार्ट है, ये हो गया ये इंडिया हो गया, ये हो गया बांग्लादेश। तो इसके चारों तरफ कौन है, इंडिया है एक्चुअली में। कौन है चारों तरफ, इसके चारों तरफ इंडिया है। सो ये क्या एक्चुअली में क्या बन गया, ये एंक्लेव कहलाएगा। तो वैसे ही बेरूबारी क्या था, एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थी जो कि किसमें थी, वो इंडिया के पार्ट में थी, इंडिया के हिस्से में आती थी, लेकिन उसके चारों ओर बांग्लादेश से घिरा था, यानी कह सकते हो आप किससे, ईस्ट पाकिस्तान से। सो डिमांड उठ रही थी, देखिए रेड क्लिफ जब आया था उसको बुलाया गया था माउंटबेटन प्लान पार्टीशन के बाद। सो कि किस तरीके से, क्या रेखा किस तरीके से, कैसे बाउंड्री को ड्रॉ करा जाए, मतलब बाउंड्री को कैसे निर्धारित करा जाए। इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ है, ये हिस्सा उनका ये हमारा, कैसे करा जाए। तो रेड क्लिफ ने कुछ नहीं करा, सीधा सीधा मैप खोला और ऐसे रेखा खींच दी। और उसने ही क्या करा था बेरूबारी में, उसको इंडिया का कह तो दिया था पार्ट, बट रिटर्न एक तरीके से कुछ बताया नहीं था कि ये बेरूबारी क्या है, इंडिया को दे दिया गया है। सो इसी बात में वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, तो काफी विवाद हुआ। और नेहरू और नून वहां का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, सो इनमें एग्रीमेंट हुआ कि जो पार्ट क्या है, धीरे धीरे आधा इसको इंडिया को, आधा पाकिस्तान को, मींस ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, उसको क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये पैक्ट था। तो इस केस को मैंने वहां पे थोड़ा सा डीपली समझाया है, ठीक है, वहां पे आप इसको देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में जाके, ध्यान करना, ठीक है, वहां पे हम इसको पूरा समझ लेंगे। तो ये तो रहा, आज मैंने इसको एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में लाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इसके क्या समझाए आपको, आर्टिकल समझा दिए हैं, उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। अब जो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, वो कैसे इंडिया का पार्ट बने उसको समझेंगे, और कैसे न्यू स्टेट्स इंडिया का एज अ पार्ट बने उसको भी समझेंगे, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज क्यों ना हो, ठीक है। उन सबको हम नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा मैं, वहां पे समझेंगे। और ये हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी खत्म। और उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज, मैं अभी भी कहता हूं, देखिए नोट्स अगर चाहिए तो आप मेरे को एटलीस्ट कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा एक अच्छे तरीके से। देखिए अभी लैपटॉप नहीं है मेरे पास, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा लैपटॉप में स्लाइड बना के बता तो और आपको देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता, थोड़ा और ज्यादा अच्छा आता। लेकिन राइटिंग थोड़ी सी खराब है मान रहा हूं, लेकिन मैंने कोशिश पूरी करी आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। सो प्लीज, चैनल नया है, सब्सक्राइबर अभी मेरे कम है, तो इसका मतलब ये नहीं
आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब बढ़ाइए, ठीक है। मैं भी ग्रो कर रहा हूं तो आप भी तो ग्रो करिए, ठीक है। मतलब आप ग्रो करेंगे तो मैं भी करूंगा, ठीक है। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे हम देखेंगे, कुछ कमीशंस हैं, धार कमीशन है, ठीक है, ये वगैरह इनको देखेंगे, फजल अली वगैरह उनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद।